गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर की कड़ी में आगे मैं लाइव प्रोसेसर चैप्टर से पेज नंबर 110 एवं 112 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं 110 एंड 112 पेज नंबर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे प्यारे बच्चों। आप देखिए कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ह्यूमन का, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हमने थ्योरी में बहुत अच्छे ढंग से भी पढ़ा है, और इन कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या क्या है, अलग अलग हमें कंपोनेंट वाइज फंक्शंस भी डिस्कस करने हैं। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, मेनली कंसिस्ट ऑफ। अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स है उसमें हम हार्ट की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं और ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज हमने पढ़ा है थ्योरी में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो हो जाएंगे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। बिल्कुल अच्छे ढंग से आप इसे पॉइंट वाइज याद करेंगे, लिखेंगे। आगे आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे लिए हार्ट। द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट जो है सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स से ब्लड जो है वो हार्ट में रिसीव किया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, एंड पम्प्स इट टू द लंग्स, और इसे लंग्स की तरफ भेज दिया जाएगा ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाए, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है श्वसन क्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, फॉर इनरिचिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उसे इनरिच करने के लिए। इट रिसीव्स प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स में जब एयर प्यूरिफाई हो जाएगी तो उसे वापस हार्ट में भेज दिया जाएगा, एंड पंप्स इट टू अराउंड द बॉडी, और यह हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पूरी की पूरी बॉडी में पंप कर देगा। तो इस प्रकार से हम हार्ट का फंक्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, कि हार्ट का मुख्य फंक्शन हो जाएगा कि यह डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने का काम करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप हार्ट का फंक्शन लर्न करेंगे। आगे हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर का पिगमेंट है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है जैसे कि यूरिया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ब्लड के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाएगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। हम यूरियोटेलिक हैं, हम टॉयलेट के द्वारा यूरिया को पास आउट करते हैं या बाहर निकालते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है वो बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम भी करता है, और इसके अलावा हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। तो बिल्कुल ब्लड का फंक्शन भी आप अच्छे से याद करेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। जो विभिन्न प्रकार की रुधिर वेसल्स है या रुधिर नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स है, उनकी फंक्शन की बात करेंगे। द ब्लड वेसल्स या द ब्लड पुश्ड बाय द हार्ट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट के द्वारा जो ब्लड पुश किया जाता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। ब्लड वेसल्स में हम आर्टरीज की बात करते हैं, वेंस की बात करते हैं और कैपिलरीज की बात करते हैं, एंड आल्सो कम बैक टू द हार्ट थ्रू देम। और इसके अलावा बॉडी पार्ट से वापस ब्लड हार्ट में आता है इन्हीं आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज की मदद से। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ह्यूमन बींग के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बींग के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता रहता है।
तो ब्लड वेसल्स विभिन्न प्रकार के हैं यहाँ पर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। तो बिल्कुल आप सबसे पहले मेक इट ए पॉइंट, आप घाट बनाएंगे कि मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ही 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। बाकी के जो मेंबर्स है या ऑर्गेनिजम्स है उनमें मिक्सिंग पाई जाएगी ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये क्यों आवश्यक है मैमल्स और बर्ड्स में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहे, ऐसा क्यों जरूरी है? तो उसका आंसर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इसका कारण ये है कि अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेगा तो उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो है बहुत ही अच्छी रहेगी, या बॉडी को बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल्स, ये सिस्टम एनिमल्स में काफ़ी यूजफुल है, दैट हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, और ऐसे एनिमल में यूजफुल है जिनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन के द्वारा उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलेगा और उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। मैमल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और हम जानते हैं कि मैमल्स और बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो इनके बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इन्हें हाई एनर्जी नीड की आवश्यकता होती है या ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन प्राप्ति के बाद ही प्राप्त हो सकती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी? जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बीइंग के अंदर देखे हैं। अब हम प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप देखिए इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, सबसे पहले हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट की बात कर रहे हैं या हायर प्लांट्स की बात करें, बड़े बड़े ट्रीज की बात करते हैं। देयर आर 2 कंडक्टिंग टिश्यू, इनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए 2 प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट जाइलम और नंबर सेकंड फ्लोएम। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसे पढ़ा हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम, दीज आर द 2 कंडक्टिंग सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। बिल्कुल अच्छे ढंग से आप प्रिपेयर करेंगे इसे। सबसे पहले जाइलम की हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, जाइलम के अंदर वेसल्स पाई जाती है। आप देखिए जाइलम के अंदर हम वेसल्स की बात करेंगे, ट्रैकेट्स की बात करेंगे एंड अदर जाइलम टिश्यूज की बात करेंगे। तो बिल्कुल आप जो नेमिंग है यहाँ पर इसी प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे, इनकी स्पेलिंग भी याद करेंगे। जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम टिश्यूज मिलते हैं। द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एंड ट्रैकेट्स फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम। वेसल्स और ट्रैकेट्स आपस में इंटरकनेक्ट पाई जाती है और इसकी वजह से एक कंटिन्यूस सिस्टम बनेगा ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, जो कि वाटर को कंडक्ट कराने का काम करेगा। पूरा का पूरा वाटर कंडक्टिंग चैनल्स इनके द्वारा बनाया जाएगा, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये वाटर चैनल प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो जाइलम के द्वारा वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाया जाएगा वो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचेगा, वाटर को पहुंचाने का काम करेगा। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, तो जाइलम का जो मेन फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करना हो जाएगा। फ्लोएम कंडक्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम के द्वारा फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को कंडक्ट किया जाएगा और उसका मतलब वही है फूड को कंडक्ट करने का काम आपका फ्लोएम का हो जाएगा। फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लीव्स से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक या प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इन प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल आप अच्छे ढंग से याद करेंगे कि जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना या कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बना हुआ ऑर्गेनिक फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना। आगे आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, किस प्रकार से वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी मैंने बताया है लेकिन फिर भी इसका आंसर हम राइट करते हैं। देखो इसका आंसर हम किस प्रकार से राइट करेंगे। देखिए द रूट्स ऑफ ए प्लांट हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर।
तो जो रूट्स होती है प्लांट्स की, उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर मिलते हैं, उन्हें रूट हेयर हम बोलेंगे प्यारे बच्चों। द रूट हेयर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर एंड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट हेयर है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में पाई जाएगी वाटर फिल्म के, और ये वाटर फिल्म कहाँ मिलेगी? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पाई जाएगी। तो सॉइल पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रूट हेयर्स होते हैं, वाटर फिल्म के कांटेक्ट में रहेंगे और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्व करेंगे। वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स गेट इनटू द रूट हेयर। इस प्रकार से वाटर और डिजोल्व मिनरल्स जो है वो रूट हेयर के अंदर आएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल का अपनी अधिक कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। इस प्रकार से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूट हेयर के द्वारा फ्रॉम द सॉइल, पास फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस। और इस प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल में ये पास आउट होंगे ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा। ऑस्मोसिस जिसे हम हिंदी में परासरण बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, थ्रू द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो बिल्कुल आउटर लेयर हो जाएगी उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे। तो एपिडर्मिस के द्वारा ये सेल टू सेल ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा जाएगा, रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, एंडोडर्मिस में जाएगा, रीच द रूट जाइलम, और अंत में रूट जाइलम में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से रूट जाइलम तक वाटर को पहुंचाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर आए हैं आप अच्छे से उन्हें लर्न करेंगे। ऑस्मोसिस में हम मेनली वाटर का मूवमेंट देखते हैं कि वाटर किस प्रकार से मूव करेगा। ऑस्मोसिस की भी डिफाइन आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी हुई है, अच्छे से आप थ्योरी को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से मैं ऑस्मोसिस की डिफाइन आप लोगों को बता देता हूँ। ऑस्मोसिस की डिफाइन हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहा जाएगा। तो वाटर हम यहाँ पर लेंगे मेनली। आगे आप देखिए, ये पूरा का पूरा मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन ए ट्री बताया गया स्टूडेंट्स। जब सूरज की गर्मी या सूरज की किरणें प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो गर्मी की वजह से जो प्लांट्स का जो पानी है सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाएगा और एक प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ डाला जाएगा, जिसकी वजह से रूट्स पानी को वापस एब्जॉर्ब करेगी और ये पानी वापस ऊपर की तरफ चढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है पानी के अंदर, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्री के अंदर होता है। पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्री के अंदर पाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आगे, द जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेसल्स ऑफ इट्स स्टेम। जो जाइलम वेसल्स है रूट की वो कनेक्टेड पाई जाएगी जाइलम वेसल्स जो कि स्टेम में है उनसे। देयरफॉर द वाटर कंटेनिंग डिजोल्व मिनरल्स, इस प्रकार से जो वाटर है जिसके अंदर डिजोल्व मिनरल्स रहेंगे एंटर द रूट जाइलम वेसल्स। सबसे पहले रूट जाइलम वेसल्स में एंटर करेंगे और उसके बाद स्टेम के जाइलम वेसल्स में चले जाएंगे। द जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम ब्रांच इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। और उसके बाद जो जाइलम वेसल्स है स्टेम की उनसे ब्रांचेस निकलेगी और वो पत्तियों तक पहुंच जाएगी। सो द वाटर एंड मिनरल्स कैरिड बाय द जाइलम वेसल्स इन द स्टेम रीच द लीव्स थ्रू द ब्रांच्ड जाइलम वेसल्स। तो इस प्रकार से जो वाटर और मिनरल्स है सबसे पहले रूट के जाइलम वेसल्स से स्टेम के जाइलम वेसल्स में आ जाएंगे और फिर वो ब्रांचेज बनाते हुए लीव्स तक पहुंचा दिए जाएंगे, विच एंटर फ्रॉम द पिट्यूल स्टॉक ऑफ द लीफ। जो कि लीफ का जो स्टॉक होता है जहाँ से लीफ जुड़ी हुई होती है वहाँ से वो लीफ में प्रवेश करेंगे, जिससे पीटियोल बोलेंगे। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ, इस प्रकार से वो प्रत्येक लीफ के पार्ट तक पहुँचा दिया जाएगा। दस द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रीच थ्रू द रूट एंड स्टेम टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। इस प्रकार से प्लांट्स की लीव्स तक वाटर और मिनरल पहुँचा दिया जाएगा। इवपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट्स सक्शन प्रेशर। हमने अभी देखा है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो इवपोरेशन होता है पानी का, उसकी वजह से यहाँ पर एक सक्शन चोषक दाब नीचे की तरफ डाला जाएगा, विच पुल्स वाटर, जो कि पानी को नीचे से खींचेगा फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स की जाइलम सेल्स के द्वारा। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की जो डिफाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का लॉस वेपर फॉर्म में जो प्लांट के वायवीय भाग है उनसे होना ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। यानी प्लांट के एरियल पार्ट से पानी का भाप बनकर उड़ना या वेपर फॉर्म से नष्ट होना या ऊपर की तरफ उड़ जाना, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से देंगे, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स के अंदर उसे ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। यानी फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स वो
फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा, आप बिल्कुल अच्छे से इसे याद करेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज, फ्लोएम के द्वारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा, अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा, अदर सब्सटेंस फ्रॉम लीव्स टू रूट, शूट, फ्रूट्स एंड सीड्स। इन सभी जगह पर लीव्स टू रूट, शूट जड़ों में, पत्तियों में, पत्तियों के द्वारा जड़ों में, तने में, फ्रूट्स में और सीड्स में। सी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो कि फ्लोएम के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। सीव ट्यूब्स, इन्हें हम सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों कंपोनेंट जो है फूड को अपवर्ड ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ भेजने का काम करती है। सुक्रोज लाइक मटेरियल्स, जो सुक्रोज है स्टूडेंट्स, प्लांट फूड्स होता है मेनली, उसमें सुक्रोज ही मिलता है डियर स्टूडेंट्स। तो सुक्रोज जैसे मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सुक्रोज को एटीपी की जरूरत हो जाएगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और एटीपी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी सुक्रोज जो है एटीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, विच इज कोज ड्यू टू वाटर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर पानी की वजह से यहाँ पर उत्पन्न होगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। और यहाँ से जो मटेरियल है उन टिश्यूज तक पहुँचा दिया जाएगा जहाँ पर पानी का जो प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम है। दिस प्रेशर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल प्लांट। और ये जो प्रेशर यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट जो बना है, यानी दाब प्रवणता, यानी दाब में जो अंतर यहाँ पर बना है, वो ही इस मटेरियल को या फूड प्रोडक्ट को प्लांट्स में मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन और आंसर समझ में आ रहे होंगे। आगे पेज नंबर 112 के क्वेश्चंस हम देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट पेज है और उसके लास्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की हम बात करते हैं। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। प्रत्येक नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर बना है। वन इज ए कप शेप्ड, पहला भाग जो होता है कप शेप्ड बैग होता है, एंड इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। और उसका ऊपर वाला भाग जो है एक कप शेप्ड होता है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो बोमन कैप्सूल है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का पूरा बंडल पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रेनल आर्टरी। जो ग्लोमेरुलस है उसका एक एंड रेनल आर्टरी से अटैच रहेगा, विच ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग द यूरिया, जो कि इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करेगा, जिसमें यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होगा। दीज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड। फिर यहाँ से ये इम्प्योरिटीज फिल्टर की जाएगी। द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कोइल्ड। जो दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का वो कोइल्ड पाया जाता है, कुंडलित पाया जाता है। इन दिस पार्ट द सब्सटेंसेज लाइक शुगर, अमीनो एसिड, आयंस एंड एक्सेस वाटर विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर रीअब्सॉर्ब्ड। और इस कोइल्ड पार्ट के द्वारा ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड्स, आयंस, ग्लूकोज, जिनकी बॉडी को वापस जरूरत है, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, पुनर्अवशोषित हो जाएंगे। द सब्सटेंस रिमेन इन द नेफ्रॉन इज मेनली यूरिन। और जो सब्सटेंस नेफ्रॉन में रह जाएगा वो यूरिन ही रहेगा, कंटेनिंग डिजोल्व यूरिया। और इसके अंदर यूरिया पाई जाएगी इन वाटर, विच इज एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसको हम यूरिथ्रा से बाहर निकाल देंगे। जो किडनी का डायग्राम है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप एंड पार्ट देखेंगे, उसे हम यूरिथ्रा कहेंगे। और यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन को पास आउट किया जाता है। टाइम टू टाइम यूरिन हम पास आउट करते रहेंगे। ये नेफ्रॉन का डायग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप देखिए, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम बोमेन कैप्सूल कहेंगे। सबसे पहला हमारा कप शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ आपको ब्लड वेसल्स नज़र आएगी। ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा नज़र आएगा, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाएगा। और फिर ये कुंडलित पार्ट है। कुंडलित पार्ट भी आपको बहुत अच्छे ढंग से नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको वेरियस प्रकार की डक्ट्स नज़र आएगी, जिसमें पीसीटी, डीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। नेफ्रॉन का डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाएगा, और सारी की सारी लेबलिंग भी आपको अच्छे ढंग से याद करनी है। आगे आप देखिए फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या हो जाएगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बोमेन्स कैप्सूल। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा होगा, जिसके अंदर फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज इसमें मदद करेगी। द फिल्ट्रेट पासेज इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद जो फिल्ट्रेट आया है वो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से, यानी नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स से पास आउट होगा। दिस फिल्ट्रेट कंटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट्स एंड वाटर। और इस फिल्ट्रेट के अंदर अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड
साल्ट्स एंड वाटर होगा। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसा कि हमने देखा है, एज द फिल्ट्रेट फ्लोज along the tubule, useful substances such as glucose, amino acids, salts, water are selectively reabsorbed into the blood by capillaries surrounding the nephron tubules। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जिन जिन चीज़ों की वापस बॉडी को आवश्यकता होगी वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद यूरिन की हम बात करते हैं। थर्ड, द फिल्ट्रेट विच रिमेंड आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फिल्ट्रेशन बच जाएगा उसे हम यूरिन कहेंगे। यूरिन कंटेन्स डिजोल्व नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, और यूरिन के अंदर डिजोल्व नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, एक्सेस साल्ट और वाटर पाया जाएगा। यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन टू कैरी इट टू द यूरेटर, यूरिन को नेफ्रॉन कलेक्ट करेगा और उसे यूरेटर को भेज देगा। यूरेटर ट्यूबल्स होती है और इन ट्यूबल्स के द्वारा यूरिथ्रा में पहुंचा, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के द्वारा उसको पास आउट कर दिया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर वो प्लेस है जहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर किया जाता है, और जब यूरिन स्टोर हो जाएगा तो एक पर्सन को प्रेशर महसूस होगा कि अब यूरिन को पास आउट करना जरूरी है। और यूरिन जो पास आउट होता है स्टूडेंट्स, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन उसे हम कुछ समय तक वॉलंटरी एक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे पास आउट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यूरिन को कभी रोकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। व्हाट इज द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है उसकी हम बात करेंगे, या प्लांट्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से किस प्रकार से गेट रिड ऑफ होते हैं या छुटकारा पाते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमेटा, जो गैसियस प्रोडक्ट है वो स्टोमेटा के द्वारा गेट रिड ऑफ कर दिए जाएंगे इन लीव्स, लेंटिसेल्स, इन द स्टेम्स, है ना। स्टोमेटा लीव्स में पाए जाएंगे और लेंटिसेल्स स्टेम्स में पाए जाते हैं। तो जो स्टोमेटा है और लेंटिसेल्स है वो गैसेस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में मदद करते हैं। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, जो स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में वेस्टेज है उनको पत्तियों को गिराकर, अपनी छाल को गिराकर, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स को गिराकर पूरा करते हैं। यानी इनके जो सॉलिड वेस्टेज है, लिक्विड वेस्टेज है, वो पत्तियों के गिरने के समय, बार्क के पीलिंग ऑफ होने के समय, छिलने के समय, और फ्रूट्स के गिरने के समय बाहर निकाल दिए जाएंगे। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्टेज बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन, इसके अलावा प्लांट्स जो है गम्स और रेजिन्स भी बाहर निकालते हैं, और इनके द्वारा भी प्लांट्स के वेस्टेज बाहर निकाल दिए जाएंगे या सिक्रेट कर दिए जाएंगे। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू सॉइल अराउंड देम, और इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट्स जो है उनके चारों तरफ पाए जाने वाले सॉइल्स के अंदर भी एक्सक्रीट करते हैं या बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अमाउंट किस प्रकार से नियमित की जाती है, रेगुलेट की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी, यूरिन की अमाउंट को किडनी रेगुलेट करेगी। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज एज वेल इन वाटर, और इसे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर, वाटर की क्वांटिटी के ऊपर, और वेस्टेज के ऊपर ये निर्भर करेगा कि पानी के अंदर कितना वेस्टेज डिजोल्व है और कितना एक्सेस अमाउंट में पानी है। क्वांटिटी ऑफ वाटर की हम बात करते हैं, व्हेन वाटर इज अबंडेंट इन द बॉडी टिश्यूज, जब बॉडी टिश्यूज के अंदर पानी भरपूर मात्रा में है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड, उस समय एक पर्सन जो है बहुत बड़ी अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करेगा। व्हेन वाटर इज लेस इन क्वांटिटी इन द बॉडी टिश्यूज, जब वाटर जो हो जाएगा वो लेस क्वांटिटी में हो जाएगा बॉडी टिश्यू में, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेट यूरिन इज एक्सक्रीटेड, उस समय यूरिन काफ़ी कम आएगा और एक छोटी सी अमाउंट में ही यूरिन को पास आउट किया जाएगा। यानी वाटर की क्वांटिटी के ऊपर यूरिन का एक्सक्रीशन या यूरिन का एक्सपेल आउट होना निर्भर करेगा। क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व वेस्टेज की बात करते हैं। डिजोल्व वेस्टेज स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड साल्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो डिजोल्व वेस्टेज है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और साल्ट्स की हम बात करते हैं। व्हेन देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व वेस्टेज इन द बॉडी, जब बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में ये डिजोल्व वेस्टेज पाए जाएंगे, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में पानी की आवश्यकता होगी इनको एक्सक्रीट करने के लिए। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इंक्रीजेस, इस प्रकार से यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। हार्मोन्स की हम बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी यूरिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं और इसकी मूवमेंट को भी रेगुलेट करेंगे, और अन्य प्लस आयंस इन एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन। इसके अलावा सोडियम आयन का भी इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस प्रकार से अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, किस प्रकार से बाहर निकलेगा, वो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर और कुछ सर्टेन हार्मोन्स के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिए, इस लेसन के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप अच्छे से पेन कॉपी लेकर इन्हें उतारेंगे, समझेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस
वापस मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स बच्चों, थैंक यू टू ऑल।